हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो ध्येय IAS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है और यह है आपका टेस्ट नंबर 9। इसके पहले हम लोग 8 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। GS RO के लिए प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाया गया है जिसके अंतर्गत आपके सारे टेस्ट सीरीज जितने भी अब तक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए गए हैं सारे टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिल जाएंगे और ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही आती रहेगी। इसके बाद जो है जो अन्य पब्लिकेशंस के टेस्ट सीरीज हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और जो भी प्रैक्टिस सेट अब तक सॉल्व कराए गए हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट के PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के साथ साथ एक बार PDF से भी बिना आंसर के टेस्ट सीरीज सॉल्व करें और देखें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर है हिंदी का उसके भी टेस्ट सीरीज को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अपना कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। व्यापार संतुलन अभिलेख में शामिल किया जाता है केवल दृश्य व्यापार के विवरण को केवल अदृश्य व्यापार के विवरण को एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य को घटाकर जो अवशेष होता है उसे शामिल किया जाता है, या फिर ए और सी दोनों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और ए और सी यह दोनों गलत है। देखिए, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य व्यापार अर्थात इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है और इसके अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य में से आयात मूल्य को घटा करके अवशेष जो होता है उससे इसकी तुलना की जाती है। और आपको बता दें कि व्यापार संतुलन में जो अदृश्य मूल्य होते हैं अर्थात जिसे कह सकते हैं कि सेवा जो सर्विस होता है उसको इसमें शामिल या काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो व्यापार संतुलन का जो संबंध है केवल दृश्य व्यापार से होता है, इसमें अदृश्य व्यापार को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल दृश्य व्यापार और एक निश्चित समयावधि में किसी देश के माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य को घटाकर जो प्राप्त होता है उससे इसकी तुलना की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP को किस समिति के सुझाव पर समाप्त किया गया था? केलकर समिति, KG दासगुप्ता समिति, SVS राघवन समिति या तारापुर समिति? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। SVS राघवन समिति के सुझाव पर MRTP एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को समाप्त किया गया था। और कब समाप्त किया गया था? 2000 ईस्वी में इसे समाप्त किया गया था। और इसे शुरू MRTP जो है उसे शुरू किस समिति के सुझाव पर किया गया था? इसे लागू किया गया था KG दासगुप्ता समिति के सुझाव पर 1970 ईस्वी में। ठीक है, 1970 में KG दासगुप्ता समिति के सुझाव पर इसे लागू किया गया था, किसे? MRTP को। और 2000 ईस्वी में SVS राघवन समिति के सुझाव पर इसे समाप्त किया गया था। और 2000 ईस्वी में इसे समाप्त करने के बाद 2003 में इसके स्थान पर 2003 में इसके स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद कोषानुपात अर्थात CRR कैश रिजर्व रेशियो घटता है बढ़ता है। ए और बी दोनों संभव या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब घटता है। देखिए, बैंकों के पास पैसा अधिक कब होगा? जब CRR कम होगा। CRR क्या है? CRR वह राशि होती है किसी भी बैंक की, वह न्यूनतम राशि होती है जो बैंक की कुल पूंजी जमा राशि का वह हिस्सा जिसे बैंक RBI के पास अनिवार्य रूप से रखते हैं उसे CRR कहा जाता है। और SLR क्या होता है? SLR बैंक की कुल पूंजी जमा राशि का वह हिस्सा जिसे बैंक अपने पास अनिवार्य रूप से रखते हैं जिसका प्रयोग वह किसी भी लेन देन के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है या बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाता है। वह आपातकालीन प्रावधान या उसके लिए रखा जाता है जिसका प्रयोग बैंक ऋण देने के लिए नहीं कर सकते हैं। और CRR जो है वह बैंक अपनी उसकी अगर कुल जमा राशि 100 रुपया है और CRR अगर 4% है तो इसमें से 4 रुपया निकाल करके वह RBI के पास रखेंगे जो बैंक की देनदारी से बाहर हो जाएगी।
और इन 4 रुपये का प्रयोग बैंक किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बैंकों की साख मुद्रा में वृद्धि का तात्पर्य यह है कि बैंकों के पास ऋण देने के लिए पैसे में वृद्धि कब होगी, जब CRR कम होगा। CRR कम होगा तो बैंकों के पास पैसा अधिक होगा, और जब पैसा अधिक होगा तो वो ऋण देने के उद्देश्य से अधिक पैसे का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब साख मुद्रा, जब CRR घटता है तो बैंकों के पास साख मुद्रा में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ शोध संस्थान दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, यह आपके हैदराबाद में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पे है, यह है धनबाद में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह है आपके बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है अल्प बेरोजगार, मौसमी बेरोजगार, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, सामान्य रूप से बेरोजगार का आशय उत्पादन कार्य में न लगे होने से है। और एक व्यक्ति जो कोई भी उत्पादन न करना चाहे अथवा जो काम की तलाश ही न करे उसे क्या कहा जाता है, उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अल्प बेरोजगार क्या है, जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है, अर्थात उनकी क्षमता के अनुसार जिन्हें काम नहीं मिलता है उसे अल्प स्थिति का बेरोजगार कहा जाता है। और मौसमी बेरोजगार, जिसे किसी मौसम विशेष में ही काम मिलता हो, जैसे इसमें अगर हम यह ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि जब बुआई होती है खेतों की या फिर जब कटाई होती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। और जैसे ही बुआई हो जाती है या फिर कटाई हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो यह ज़्यादातर आपके कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। और संरचनात्मक रूप से जो बेरोजगारी है यह कहाँ पे, यह जो बेरोजगारी है वह औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ संरचनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप लोगों में बेरोजगारी आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो एक व्यक्ति जो काम की तलाश ही नहीं करता है, काम ही नहीं करना चाहता है, उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, उससे कहा जाता है ऐच्छिक बेरोजगार। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 361, 395, 393 या 394 क। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 393 ईस्वी में इसके नाम का उल्लेख किया गया है। जिसके नाम के उल्लेख की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान, यह संक्षिप्त नाम का इसमें उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 395 जो है यह भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। ठीक है, और इसमें जो है क्या प्रावधान किया गया, इसमें जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो समाप्त किया गया था उन सब से संबंधित प्रावधान को इसमें शामिल किया गया, किसमें, अनुच्छेद 395 में। और अनुच्छेद 394 क क्या है, अनुच्छेद 394 क में राष्ट्रपति द्वारा संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का प्रावधान, मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान का प्राधिकृत है पाठ है उसे हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। इसका जो वर्णन मिलता है वह अनुच्छेद 394 क में मिलता है। ठीक, और भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वह अनुच्छेद 393 में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। कि देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्य होता है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। इसे 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति के लिए। और जो संविधान संशोधन की बात की गई है, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। और संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह किसके पास है, संसद के पास है।
राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, याद रखिएगा। यह शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास है। और राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। और यह किया गया था कब? 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला जो है वो आपका सही है, दूसरा गलत है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है कि सही है, कौन सा एक गलत है, ये आपको बताना है। यह सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, यह स्वतः लागू होते हैं, यह गैर न्यायोचित होते हैं, और यह समाजवादी प्रकृति के होते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह स्वतः लागू होते हैं, या गलत है। यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। और नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और यह जो है सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्व लागू करने से यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने से संबंधित है, ठीक है। और यह स्वतः लागू नहीं होते, इन्हें संसद द्वारा लागू करना पड़ता है, विधि द्वारा इन्हें लागू करना पड़ता है। यह गैर न्यायोचित होते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जाकर के केस का वो अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ऐसा जो है नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन की स्थिति में हम नहीं कर सकते हैं, तो यह गैर न्यायोचित होता है। और यह सामाजिक प्रकृति क्यों होता है? सामाजिक प्रकृति का क्यों? यह जो नीति निर्देशक तत्व लागू होता है या लागू किया जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समाज में जो विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक सौहार्द या लोगों का जो भरण पोषण, गरीबी को मिटाना हो गया, भाईचारा स्थापित करना, यह जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह इसीलिए यह सामाजिक प्रकृति का होता है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह स्वतः लागू नहीं होता है, इसे विधि द्वारा या विधान द्वारा इसे लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रण के महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के तहत नियंत्रण के महालेखा परीक्षक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। और इसका जो प्रावधान किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक अर्थात CAG का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 31 से ज़्यादा नहीं होगी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो दूसरा विकल्प है वो गलत है, पहला सही है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह सही है। और किसी सहकारी समिति के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वह 31 नहीं, 21 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। 21, 21 से अधिक नहीं हो सकती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनघनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर आता है? वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर लखनऊ? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लखनऊ। इसमें अगर हम बात करें, गाजियाबाद पहले स्थान पे है, वाराणसी दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पे। गाजियाबाद जो है जनघनत्व के मामले में पहले स्थान पे है, वाराणसी दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में मिलती है? बिजनौर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी या फिर पीलीभीत? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कन्नौज जिले में रामगंगा नदी गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? रिहंद बांध परियोजना, राजघाट बांध परियोजना, गंडक परियोजना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजघाट परियोजना या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो निर्माण है वह बेतवा नदी पर किया गया है, बेतवा नदी पर किया गया है राजघाट परियोजना का निर्माण। रिहंद परियोजना का निर्माण रिहंद नदी पर किया गया है, कहाँ पे? पिपरी में, पिपरी में किया गया, ठीक है। और गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना जिसका निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वो राजघाट बांध परियोजना है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। लोक कला संग्रहालय कहाँ पे है? लोक कला संग्रहालय है लखनऊ में। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में और रानी महल संग्रहालय है झांसी में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4।
चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? लोयस, संप्राय मैदान, कास्ट मैदान या फिर ग्लेशियर मैदान? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसे कास्ट मैदान कहा जाता है। देखिए, चूने के पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है। लोयस मैदान का जो निर्माण है वह हवा द्वारा मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर ले जाकर किसी एक स्थान पर निक्षेपित करने से लोयस मैदान का निर्माण होता है। संप्राय मैदान यह समुद्र तल के निकट स्थित मैदान है जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। और ग्लेशियर मैदान यह हिम के जमाव से ग्लेशियर मैदान का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कास्ट मैदान। सोलफ तारा या कहीं कहीं आपको सिफल तारा मिलेगा, ठीक है। सोलफ तारा या कहीं सिफल तारा देखने को मिलेगा। यह क्या है? यह गंधक रहित धुआरा है, एक प्रकार का पुच्छल तारा या गंधक युक्त धुआरा या फिर बौना तारा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह गंधक युक्त धुआरा होता है। ज्वालामुखी का जब प्रस्फोटन होता है, विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब अंतिम रूप से अंतिम उसकी अवस्था होती है तो बहुत ही अधिक मात्रा में धुएँ निकलती हैं और वह धुआं जो होता है वह गंधक युक्त धुआं होता है जिसे सिफल तारा या गंधकीय धुआरा कहा जाता है। और यह जो है अलास्का के कटमई पर्वत में हजारों धुआरों की घाटी स्थित है जिसे इस रूप में सहस्त्र ध्रुव घाटी के नाम से जिसे जाना जाता है। और सिफल तारा या गंधकीय धुआरा जो है इसे या ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम अवस्था होती है जिसमें से धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और उस धुएं में अधिक मात्रा में गंधक पाया जाता है। यही वजह है कि उसे गंधकीय धुआरा या सिफल तारा या सोलफ तारा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है तब उसे विषुव कहा जाता है और इस समय दिन और रात दोनों बराबर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एरोसोल या सल्फर हेक्साफ्लोराइड? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एरोसोल। एरोसोल ग्लोबल कूलिंग की संभावना को बनाता है, न कि ग्लोबल वार्मिंग को। क्यों? क्योंकि सूर्य विकिरण के परावर्तन को बढ़ा करके यह एल्बिडो में वृद्धि करता है। एल्बिडो में जब वृद्धि करता है तो इससे ग्लोबल कूलिंग की जो संभावना है वो बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कला, विज्ञान, पर्यावरण या फिर शांति? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाकावा पुरस्कार का संबंध पर्यावरण से है। और इसकी स्थापना जो है या इसे देने का जो प्रारंभ है वह यूएनईपी द्वारा इसे दिया जाता है। यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा 1986 से पर्यावरण प्रबंधन संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय योगदान देते हैं उन व्यक्तियों को या फिर संस्थाओं को सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएनईपी द्वारा। और 1986 से यह दिया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, ग्रीन पीस, ट्रैफिक या फिर आईपीसीसी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वह 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर जो है यह फसल और ईंधन का पेड़ को सम्मिलित रूप से सिल्वीकल्चर कहा जाता है। फसल ईंधन के पेड़ को एग्रो सिल्वीकल्चर कहा जाता है। फसल फल और वृक्ष को एग्रो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। पेड़, चारागाह और पशु को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। और फसल फल और ईंधन पेड़ को एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑयल जैम्पर क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर कच्चा तेल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑयल जैम्पर एक बैक्टीरिया होते हैं जो मलिन नदी की परत हो गया, समुद्र की परत जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर पलट जाते हैं तेल के, उनको समाप्त करने के लिए, उनको मतलब सोखने के लिए, फिर से तेलों को हटाने के लिए पानी की परत से इन बैक्टीरियाओं को छोड़ा जाता है जो क्या करते हैं कि जो तेल होते हैं पानी के ऊपर उन्हें यह खा जाते हैं और इन्हें ही ऑयल जंपर कहा जाता है, इन बैक्टीरियाओं को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है।
आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वूलर झील एक गोखुर झील है, बेम्बानट झील या वेलिंगटन द्वीप जो है बेम्बानट झील में स्थित है, लोनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। जम्मू कश्मीर में जो झेलम नदी है यह एक गोखुर झील है जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बेम्बानट झील यह केरल में स्थित है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होता है जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, वह उसका आयोजन भी इसी झील में किया जाता है। और लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है और यह क्रेटर झील द्वारा निर्मित था। उल्का पिंड के गिरने से गड्ढा हुआ और उसके बाद इस झील का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ऑप्शन डी। निम्न में से किसे प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। सादा हरित वन को, आर्द्र भूमि को, मैंग्रोव वन को या प्रवाल भित्ति को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। बालको, बालको कहाँ पे है। अगर हम बालको की बात करें तो यह कोरबा में है। नालको कहाँ पे है। नालको है दामन जोड़ी में, हिंडालको है रेणुकूट में और इंडालको है जेके नगर में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 1 2। पूर्वी भारत में हरित क्रांति के पर्याप्त प्रसार न होने का निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था। जोत का छोटा आकार होना, पूंजी का अभाव, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास या फिर संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संरचनात्मक एवं संस्थागत विकास। देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ जिसके मुख्य कारण थे जैसे जोत का छोटा आकार, पूंजी का अभाव, सिंचाई व्यवस्था का अपूर्ण विकास, संरचनात्मक व संस्थागत विकास का न होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1913 ईस्वी में दिया गया था। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2-1-4-3, 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। कैलिफोर्निया अमेरिका, साइबेरिया रूस, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या फिर ढाका बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। साइबेरिया रूस की अगर हम बात करें तो यह शीत शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। मायोग्लोबिलिन, मायोग्लोबिलिन की हम बात करें तो यह पेशी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। कर्कट रोग, विकिरण चिकित्सा द्वारा समाप्त होता है। सर्पगंधा प्रशीतक के रूप में। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4-1-2-3 ऑप्शन डी सही है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पे भंडारित होता है। अमाशय, पित्त, यकृत या फिर अग्नाशय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के यकृत में भंडारित होता है। और फिर वही जब हमें ग्लूकोज की कमी महसूस होती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड अनुवांशिक परिवर्तित फसल है। किसकी है, मक्का की, गेहूं की, कपास की या फिर धान की। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मक्का की अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल है। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड इसकी प्रजाति है मक्का की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एसटीएच, थायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन या एडीएच। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथायराइड हार्मोन। यह तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखिए, पैराथायराइड ग्रंथि जो है यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है और इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक पैराथायराइड और दूसरा कैल्सिटोनिन। जिसमें से पैराथायराइड हार्मोन जो है इसका स्रावण तब होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है
और जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो कमी होने पर पैराथायराइड हार्मोन्स का स्राव होता है और कैल्शियम की अधिकता होने पर कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, जबकि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज यह क्या है? या डाइसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है? स्टार्च जो है या पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ विटामिन दिए गए हैं और उसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया, आपको उससे सुमेलित करना है। साइनोकोबालामिन एनीमिया, साइनोकोबालामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, कैल्सीफेराल, विटामिन डी, रिकेट्स, टोकोफेराल, इससे क्या होता है? इससे जनन शक्ति की कमी होती है। और राइबोफ्लोविन, त्वचा का फटना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वह 1867 में हुआ था और इसकी स्थापना एन.जी. रंगा द्वारा की गई थी। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा इसकी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में की गई थी। 1873 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में किया गया था। और आर्य समाज की जो स्थापना है वह दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किया गया था। ठीक, तो इसको जो सही क्रम से लगाना है इसमें आ जाएगा पहले स्थान पे क्या? जो पूना सभा की था 1867, 1-3-2-4, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी 3-1-2-4। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावग कहा जाता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावग कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था और इसकी जो राजधानी थी वह हम्पी थी। ठीक है, इसकी राजधानी हम्पी थी और यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावग कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है। 1852 में स्थापित इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? शिक्षा, विकास, अकाल निवारण, भूमि संबंधी विवेचन, भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विवेचन या विचार? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि संबंधी विवेचना। डलहौजी द्वारा इसका जो गठन किया गया था कब? 1852 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भूमिकर रहित जागीरों का पता लगा करके उन्हें छीनना, और इसीलिए इसका गठन किया गया था। किसका? इनाम कमीशन का। ऑप्शन सी सही है। मौर्यकालीन साम्राज्य में राजकीय आय से संबंधित करों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य, नगद के रूप में जो कर मिलता था उसे हिरण्य कहा जाता था। निःशुल्क श्रम और बेगार को प्रलय कहा जाता था, यही गलत है। निःशुल्क श्रम एवं बेगार जो के रूप में जो प्राप्त होता था उसे प्रलय नहीं, उसे विष्टि कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? विष्टि। निःशुल्क श्रम और बेगार को विष्टि कहा जाता था, विष्टि। और प्रलय जो था यह आपातकालीन कर था। मौर्य काल में प्रलय आपातकालीन कर था। ठीक है, यह जो है आपातकालीन कर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बहराम जी मालाबारी द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें 18 राधाकांत देव में, देखिए 1908 में सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने की थी मुंबई में। 1830 में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई थी और 1807 में देव समाज की स्थापना की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। ये सब कुछ सेवा स्थापना है, सेवा सदन है, जिसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है इनसे बनते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? मालडोवा, हंगरी, रोमानिया, फिर ऑस्ट्रिया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया की सीमा यूक्रेन के साथ नहीं लगती है। यूक्रेन के साथ रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया
और माल्डोवा के साथ जो है यूक्रेन अपनी सीमाएं साझा करता है। ऑस्ट्रिया नहीं, इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है? काराबुरान, सिराको, यामो या फिर फॉन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यामो। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अध्यारोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 265 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 265 में किया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया। 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है संचित निधि का उल्लेख किया गया है। 254 की अगर हम बात करें, 254 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनमें असंगति की स्थिति में क्या करना है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 264 में वित्त आयोग का अर्थात अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित वित्त आयोग से होगा, इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से अंतर्गत शामिल नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस, विधि तथा व्यवस्था या फिर कारागार? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता। इसे जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, जबकि पुलिस, विधि तथा व्यवस्था और कारागार यह तीनों राज्य सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आगार, वनस्पति उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वनस्पति उद्यान। यह इक्स सीटू संरक्षण है। इन सीटू के अंतर्गत उन जो जीव जंतु होते हैं, जानवर जो होते हैं, उन्हें उनकी प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है, जबकि इक्स सीटू के अंतर्गत उन्हें वनस्पति उद्यान हो गया, बॉटनिकल गार्डन, वहाँ पे ले जाकर के प्राकृतिक मतलब संरक्षण दिया जाता है। तो यह जो है वनस्पति उद्यान इक्स सीटू का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? टाइगर परियोजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में, और हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में, गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में, और हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2010 में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई थी, न कि 2010 में। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति अनुवांशिक संसाधन केंद्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में? यह जो है आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जैव विविधता विषय में किस एक सम्मेलन के अंतर्गत अंगीकृत किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन 1992, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 या फिर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यहीं पर इस समझौते को CBD पहल के रूप में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है, भारत ने इस पर 1992 में हस्ताक्षर किया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थात कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। देखिए, यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और भारत द्वारा इस पर 1992 में हस्ताक्षर किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में मॉन्ट्रियल स्थित है और यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इसका आयोजन किया गया था। 1987 में इसका आयोजन किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। 1989 में यह प्रभावी हुआ और यह जो है एक बाध्यकारी समझौता होता है, न कि गैर बाध्यकारी। यह एक बाध्यकारी समझौता होता है और भारत द्वारा 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना किस पे शामिल है? SDGs 6, 14, 13 या फिर 9? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SDG 13, जिसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। SDG 6 की अगर हम बात करें, SDG 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है। SDG 14 में लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। SDG 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, और तत्काल कार्रवाई जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई की बात की गई है SDG 13 में क्लाइमेट एक्शन की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिपेग नगर गेहूं की मंडी हेतु विश्व विख्यात है। विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही है आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
विनिपेग नगर को गेहूं की मंडी कहा जाता है और यह यूरेशिया में नहीं, यह कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलिवान खान कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका फिर चीन? यह जो है आपके कनाडा में स्थित है। सुलिवान खान जो सीसा जिंक के लिए विश्व प्रसिद्ध है वह कनाडा में है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ऑप्शन बी सही है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाग 9 क पंचायत, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा या सभी सुमेलित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भाग 9 क में पंचायत नहीं, इसमें नगर पालिका, नगर निगम की बात की गई है। ठीक है, नगर पालिका की बात की गई है भाग 9 क में और भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं और लोकसभा में सीट दिया गया है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या है 11, मध्य प्रदेश में है 29 और पश्चिम बंगाल में है 42। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसी एक या दोनों सदनों का जो सत्रावसान है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, सदन के दोनों सदनों का स्थगन उनके पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान करता है। अगर इसकी अगर बात किया जाए तो स्थगन का मतलब होता है सदन की उस बैठक को समाप्त करना, जबकि सत्रावसान का मतलब होता है पूरे सत्र को, उस सदन के सत्र को ही समाप्त कर देना। ठीक है, तो सत्रावसान की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि स्थगन की घोषणा अध्यक्ष या सभापति द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं दिया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या फिर राष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 60 में इसके तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, मंत्री, इन सभी का जो शपथ होता है वह 3री अनुसूची के तहत होता है। ठीक है, 3री अनुसूची के तहत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अनुच्छेद 114 बजट, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्र अधिकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है, न कि बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बजट का प्रावधान या वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 112 में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? समान आचार संहिता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसके अगर सही आंसर की हम बात करें, देखिए समान आचार संहिता, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की रक्षा करने की बात की गई है अनुच्छेद 39F में। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 39A में किया गया है। और समान न्याय और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 43A में किया गया है। ठीक, तो यह मूल संविधान में था, अर्थात नीति निर्देशक तत्व में मूल रूप से था, और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 2, 3, 4 इन तीनों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संसद के साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। ठीक, देखिए, और इसे अगर लागू करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है,
और 1 महीने के भीतर इसे संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक, 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसे हटाना है तो वह साधारण बहुमत से भी हटाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों तथा उनके वंश के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शासक दिए गए हैं और वंश दिया गया है। ख्रिज खां सैयद वंश का था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश का, नसीरुद्दीन महमूद भी तुगलक वंश का था, और कैकुबाद क्यूमर्स खिलजी वंश का था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कैकुबाद क्यूमर्स जो है यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था, न कि खिलजी वंश का। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। शाहजहां ने किसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी? गुड़ समुंदर की उपाधि किसे दी थी? तानसेन को, अबुल हसन को, लाल खां को, या फिर लाल मुकुंद को? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लाल मुकुंद को शाहजहां द्वारा गुड़ समुंदर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? नगर संस्कृति, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, या फिर लोहे का हल? देखिए, नगर संस्कृति जो है वह हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है, तो पहले स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद जो खोज हुआ वो लोहे का खोज हुआ था, फिर चांदी का, फिर लास्ट में आया था आपका सोना। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 1432। 1432 ऑप्शन ही सही है। देखिए, सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। लोहे का जो खोज है वह वैदिक काल में हुआ था, और उसके बाद चांदी का जो प्रयोग किया गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चांदी का प्रयोग होने लगा था। और सोने के सिक्कों का जो प्रचलन हुआ था वह हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों द्वारा इनका जो है प्रचलन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित त्रिपिटकों में किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, या फिर अभिधम्म पिटक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक जो है इसमें संघ से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई थी? तिरुवल्लुवर, टिक्कड़, कंबन, या फिर नन्नय? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कंबन द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई है, जिसे सच्ची रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनतकालीन शासक का सेनापति था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, या कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था? औरंगजेब, दारा शिकोह, अकबर, या फिर शाहजहां? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दारा शिकोह। और इसके जो इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे वह अब्दुल कादिर जिलानी थे, और इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत शेर मीर मोहम्मद या मियाँ मीर थे। और दारा शिकोह जो थे वह कादरी सिलसिले से संबंधित थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ को क्या कहा जाता था? जरीबाना, तनब, खूद, या फिर तकाबी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसे तनब कहा जाता था। जरीबाना, यह जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क, जरीब से जो कर्मचारी भूमि को मापता था उसे जो शुल्क मिलता था उसे जरीबाना कहा जाता था। और खूत जो था वह गांव का राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को खूत कहा जाता था। कई कई खूत मिलेगा, खूत, मुकद्दम, चौधरी, ये सभी वही थे जो गांव में भू राजस्व की वसूली करते थे। तकाबी क्या था? यह सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण था, जिसे तकाबी कहा जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ऐरावतेश्वर मंदिर, कुरंगनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, या फिर कैलाशनाथ मंदिर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट द्वारा कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, जबकि ऐरावतेश्वर मंदिर, कुरंगनाथ मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, इन तीनों का निर्माण जो है चोल काल में हुआ था और चोल शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया था? रहब, रहस्य, संशब, लीलाही, या फिर निसार? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निसार जो सिक्का है यह जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जबकि रसब, संशब और इलाही, इन सिक्कों का प्रचलन अकबर द्वारा कराया गया था, चलाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और इसके बाद जो है जीएस वर्ल्ड या फिर पीसीएस मंत्रा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। और इसके साथ साथ सेकेंड पेपर, जो हिंदी का सेकेंड पेपर, उसके प्रैक्टिस सेट को भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। कुछ दिनों तक आपके प्रैक्टिस सेट नहीं आए हैं, वीडियो नहीं आए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाया है, लेकिन अब वीडियो आप लोगों के कंटिन्यू पर डे आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नया है तो ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।